That was an incredible performance that has completely enthralled the onlookers. Brave people do not run away, even in the face of certain death. Yes, bravery is a rare and glorious quality. But why are we talking about bravery right now? Because the next act coming up is about bravery. Bravery of Abhimanyu in the great epic Mahabharata. Abhimanyu is one of the very few characters who even in death brings pride and inspiration to all of us. क्या तुम्हें अभिमन्यु के बारे में पता है? हाँ, वीर अभिमन्यु के बारे में कौन नहीं जानता। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का सुपुत्र था। अपने पिता अर्जुन तथा मामा श्री कृष्ण से युद्ध नीति सीखकर अल्पायु में ही वीर योद्धा बन गया था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो अपनी माँ की कोख में ही सीख लिया था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए यह वह सुन ना पाया, क्योंकि उसकी माता सुभद्रा चक्रव्यूह भेदन का रहस्य सुनते सुनते बीच में ही सो गई थी। 16 साल की बाल्यावस्था में ही उसने महाभारत में हिस्सा लिया। अभिमन्यु ने ये जानते हुए भी कि उसे चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता, पूरे जोश के साथ उसने प्रवेश किया और बड़ी वीरता से लड़ा, लेकिन वह बेचारा बालक कौरवों की धूर्तता को नहीं जानता था। कौरव अपने ही बनाए हुए युद्ध के नियमों से गिर गए। अभिमन्यु वीरता से कुरुक्षेत्र के मैदान में संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन को जानने के बारे में 2 विचार प्रसिद्ध हैं। एक यह है कि उसे यह भेद अपने पिता अर्जुन से पता चला था और दूसरा यह है भेद अपने मामा श्री कृष्ण से पता चला था। हमारे CBSEI के बच्चे अपने नाटक में अभिमन्यु की कहानी दर्शा रहे हैं, जिसमें अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान माधव से प्राप्त हुआ था। शायद भगवान ने हमारी आंखें इन्हीं दिनों के लिए छीन ली थी कि हम अपनी खुद की बर्बादी का तमाशा न देख सके। कुरुक्षेत्र के मैदान में हस्तिनापुर की बर्बादी ही दिखाई दे रही है महाराज। संजय, ये ऐसा युद्ध है जहाँ भाई से तो जीत जाएगा, लेकिन माँ बाप की हार ही होगी। संजय, आज शाम मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? महाराज, कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्मराज युधिष्ठिर अपने शिविर में चिंता मगन बैठे हैं। पर संजय, अब कौन सी चिंता हो गई मेरे पुत्र युधिष्ठिर को? महारानी, भैया सूचना मिली है कि आचार्य द्रोण ने अजय चक्रव्यूह की रचना की है। भैया, जब तक अर्जुन के हाथों में गांडीव और भीम के हाथों में गदा है तब तक चिंता न करें। किंतु भीम, तुम आज अकेले ही हो। अर्जुन यहाँ से बहुत दूर है। चक्रव्यूह भेदन का रहस्य अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी को ज्ञात नहीं। तुम्हारी गदा पर्वत फोड़ सकती है, पर चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेगी? चक्रव्यूह कैसे टूटेगा? टूटेगा धर्मराज, चक्रव्यूह से टूटेगा। पार्थ नहीं तो क्या हुआ, पार्थ का पुत्र तो सेवा में उपस्थित है। आज्ञा दीजिए। बचपन में मैंने खेल ही खेल में अनेक व्यू तोड़े हैं, एक और परीक्षा से ही। आज अभिमन्यु पांडव सेना के अग्रभाग में होगा। पर पुत्र, आज केवल वीरता से काम नहीं चलेगा। आज का व्यू तीरों से नहीं, किसी दूसरी विधि से ही टूटेगा। और तुझे तो चक्रव्यूह तोड़ने का भेद मालूम नहीं है। मालूम है धर्मराज, आप चिंता न करें, मैं आज चक्रव्यूह का भेदन अवश्य करूंगा। अभिमन्यु, तुम धन्य हो। किंतु अभिमन्यु, तेरे पिता को छोड़कर इस व्यू को तोड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। धर्मराज, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं ये रहस्य जानता हूँ। सो कैसे बेटे? मेरे जन्म से पहले की बात है, मैं माता के गर्भ में था। माधव माता सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने का भेद बता रहे थे। सुभद्रा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि चक्रव्यूह कैसे बनता है और उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। भैया, आज मैं सुबह से आराम नहीं कर पाई, थोड़ी देर इधर बैठकर विश्राम कर ले। ठीक है, बैठो सुभद्रा। भैया, अब बताइए। चक्रव्यूह एक अद्भुत युद्ध नीति है। मूल रूप से ये अजय शक्ति है। सारा निर्माण युद्ध क्षेत्र में
लगातार किया जाता है, लगातार लड़ते हुए, और उस पल जब इसमें से कोई एक सदस्य मारा जाए तो उस मरे हुए आदमी के कारण सारा व्यू टूट जाता है। सुभद्रा सो गई हो क्या? पता नहीं माता ने उन्हें सुना या नहीं सुना, किंतु मैं गर्भ में मामा जी की बातें ध्यान से सुनता रहा। ये अभिमन्यु युद्ध विद्या माँ के पेट से ही सीख कर आया है। आश्चर्य है, परम आश्चर्य है। अभिमन्यु, अब हमारी चिंता कुछ कुछ मिटी है। आज पांडव दल में कोई तो ऐसा है जो कौरवों को उनकी दुष्टता का उत्तर दे सके। किंतु एक बात अवश्य है धर्मराज, मेरा ज्ञान अधूरा है। मामा जी तो चक्रव्यूह भेदन का रहस्य माता जी को समझाते रहे, किंतु वह बीच में ही सो गई। माधव ने भी अपनी बात बंद कर दी। इस तरह मैं चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, किंतु उससे बाहर न निकल सका। तब से आज तक उसी में ही फंसा हूँ। फिर तो हमारी समस्या का हल नहीं हो पाएगा। हल होगा धर्मराज, अवश्य होगा। पहले मैं व्यू तोड़ दूंगा, फिर पीछे पीछे चाचा भीम, नकुल, सहदेव तथा अन्य योद्धा कौरव दल में प्रवेश कर देंगे। हम सब मिलकर ऐसा युद्ध करेंगे कि कौरव दल आंधी में पत्ते की तरह उड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक अभिमन्यु, तुम व्यू को तोड़ भर देना, फिर तो शत्रु को मैं गाजर मूली की तरह काट कर रख दूंगा। अभिमन्यु, हमारी लाजाज तुम्हारी हाथों में है, और भैया हमारी भुजाएं वीर अभिमन्यु का कवच बन जाएंगी। अभिमन्यु, देखो कौन है तुम्हारे सामने। तुम बहुत वीरता दिखा चुके। अब द्रोण का पुत्र लक्ष्मण तुम्हारे सामने है। संभलो और रथ को पीछे ले जाओ। आग से खेलना ठीक नहीं है। आग से खेलना क्षत्रियों का काम ही है लक्ष्मण। तुम्हें प्राणों का मोह है तो भाग जाओ, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ। ये कुरुक्षेत्र है अभिमन्यु, बच्चों का खेल नहीं। व्यू भंग करने की तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लक्ष्मण, तीर का उत्तर तीर से दो, बातें ना बनाओ। चक्रव्यूह तो खंडित हो चुका है। गांडी उतारी अर्जुन का बेटा भी अपनी दुल्ही को गांडी मान बैठा है। आज तो ऐसी बात का है। आज मेरे हाथों में एक छोटा गांडी ही है। बचो। मित्र करण, हे गुरु द्रोण, हे कुल गुरु कृपाचार्य, वीर अश्वत्थामा, अभिमन्यु ने मेरे पुत्र को रणभूमि में सदा के लिए सुला दिया है। सब मिलकर अभिमन्यु का वध करो। मिलकर? दुर्योधन, ये धर्म है। गुरु द्रोण, मेरे भांजे का पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया। अब धर्म या अधर्म की चिंता मत करो। कैसा अद्भुत शौर्य है, ऐसी वीरता, और इस अवस्था में अद्भुत है ये बालक। अरे ये तो अभिमन्यु नहीं, बिजली से चमक रही है। अरे ये दूध मुहा बच्चा आज तो सर्वनाश कर रहा है। तुम सब इसकी प्रशंसा ही करते रहोगे या काल की शांति को रोकोगे भी? पर दुर्योधन, बात तो ये है कि इस शांति को रोके कौन? भैया तनिक आगे आओ, जरा इस शांति का थपेड़ा तो देखो। इतिहास हमें इस अधर्म के लिए कभी माफ नहीं करेगा। व्यर्थ समय मत गवाओ, सब मिलकर इस पर एक साथ आक्रमण करो। एक बालक से 7 महारथी जूझ रहे हैं, ये अधर्म है। किसे कहते हैं धर्म या अधर्म? ये बात तो धर्मराज से पूछना। युद्ध में कोई धर्म या अधर्म नहीं होता, जीत ही धर्म होती है। बालक, कहाँ है अर्जुन, कहाँ है भीम? गुरुपति, तुम क्या जानो धर्म क्या होता है? हमेशा अधर्म का पालन करने वालों को धर्म का क्या ज्ञान। वो समय आने ही वाला है जब गांडीव की ज्वाला से कौरव सेना पतंगों की तरह भस्म हो जाएगी। तुम्हारे पापों का घड़ा फूटने ही वाला है। मुझे धनुष मान दो, फिर लड़ो, देखो किसमें कितनी शक्ति है। भीख मत मांग
मांग अभिमन्यु, मैं तुम्हें भीख में मौत दे रहा हूँ। बच्चों, इस रथ के पहिए से मैं जीवन की अंतिम सांस तक युद्ध करूंगा। Wow, what a brilliant act of bravery. Let's move further with an informative and an eye-opener act. नदियों ने सभी सभ्यताओं की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सभी प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि मेसोपोटामिया, सिंध नदी सभ्यता और नील नदी जैसी सभ्यताएं नदियों के पास ही उत्पन्न हुई हैं। नदियां पानी का स्रोत हैं और पानी एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी की आवश्यकता हर एक प्राणी को है, पर अफसोस हम इस कुदरती स्रोत की महत्वता को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आजकल हम पानी को बर्बाद करने के साथ ही उसे प्रदूषित भी कर रहे हैं। आजकल नदियों और नालों का बहने वाला पानी बहुत ही गंदा है क्योंकि हम उसमें गंदगी मिला रहे हैं। पानी में कीटनाशकों और कचरे की मात्रा बढ़ रही है। अब समय आ गया है जब हमें पानी की महत्वता को समझना चाहिए। हमें इसे स्वच्छ रखना चाहिए और बचाना चाहिए ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां जीवित रह सकें। हमारा अगला नाटक हमारी बहुत ही पूजनीय नदी की दुर्दशा को दर्शाता है और हमें एहसास दिलाता है कि नमामि गंगा अभियान कितने सही समय पर आरंभ हुआ है। तो आइए हमारे स्कूल के CBSE आय के नन्हे अदाकारों को मंच पर आमंत्रित करते हैं और इनके माध्यम से पानी को साफ रखने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हैं। Well, Suresh, how are you getting on with your play? No progress. I'm afraid. There is so much to say about the Ganga. True. I don't know how to put it in a play form. Easy. Create a few characters and get them to speak about the river, the places it flows through, Etc. etc. But saying all that would make it a geography lesson, not a play. Oh well, then let your characters speak about many civilizations and kings. And make it a history lesson. Then why write on the Ganga at all? Write about some bank robbery, some hair-raising adventure, or a breathtaking mystery. I am going to write on Ganga. I think it's a challenge. Have you seen the crowds at the Kumbh Melas, or even during an ordinary day? I am not talking about crowds or rituals. Do we really care about the Ganga the way, say, Adi Shankara did? Or the way Nehru or Tagore did? No, we don't. I don't think it's that simple. Perhaps that's why I cannot begin my play. You are welcome to stop and think. We must get along to the market. See you. Thank goodness the ghat is empty. How filthy the clothes are. I cannot understand how they managed to make them so dirty. Rinse them in water first. You can soak them later. Why are you washing your clothes here? Where else? Do you expect us to wash them at your house? Do you always wash them here? No doubt. Here is no effort at all. Besides, do you not know river water is the best for cleaning? We are purifying the clothes by washing them in the Ganga. You are polluting the river by washing dirty clothes in it. The Ganga can purify souls. What rubbish are you talking? Polluting the Ganga? You must be crazy. The Ganga is the final purifying force. I am not talking rubbish. Everything gets polluted if you throw dirt in it. It's the law of nature. Yes, everything else, not the Ganga. But why do you waste our time? Move off if you think it is dirty. Yes, and leave us to work in peace. I think I will.
Hurr! Ha ha! Come on, my nice strong buffaloes. I shall wash you and make you clean. My goodness, are you going to bathe your buffalo's hair? Of course, why not? But this is a public ghat. People come here to pray and worship. What difference does that make? Everyone bathes the cattle in the Ganga. Where else can we go? You are making the whole place dirty. Dirty? The dirt is not going to remain. It will be washed off as the tide comes on. Have you not seen a river before? It may be washed off the banks, but all this filth will remain and pollute the water. Pollute the water of the Ganga? Are you off your head? I see. It is quite useless trying to explain. Certainly. In any case, cow dung is not dirty. At least we do not use the river bank like a toilet. Oh, you make me sick. I wonder why people don't see plain truth. Are they blind or they are not bothered? Anklet bells? A girl? Who are you? Don't you know me? I cannot see your face, but your voice is familiar and you sounds like a rippling stream. Your laugh. It is music too. Take off your veil and let me see your face. Oh, you are hurt and bleeding all over. Who has hurt you so brutally? All of you. All of us? I don't understand, but I have never seen you before. You have. You don't have eyes. You don't have a heart either. You are not really concerned about keeping me alive. Are you the Ganga then? It took you so long to recognize me. How are you going to write a play about me? I shall. Tell me, what are all these wounds? You have seen some of them yourself. Have you not? When? Just a little while ago. Oh, you mean pollution caused by washing of clothes or bathing cattle? Yes, and hundreds of cities and towns on my banks keep draining tons of dirty sewage into me. It must be terrible. That is not all. Hundreds of factories pour out their toxic chemical waste into me. I don't know what to say. I came because the people of the earth wanted me to. No one seems to remember that now. I remember hearing a legend, but I have forgotten it. I will tell you the story of my descent to the earth. Yeah, sure. Very well. My lord, Prince Bhagirath from the earth has been undergoing a long, severe penance for years. He is so earnest and sincere. Will you not grant him his boon? Yes, Parvati, I will. I am satisfied with his earnestness. What does he want, my lord? What has he been praying for? He wants to take Ganga to the earth. Take Ganga down? But why? Because Ganga alone can bring his ancestors back to life. She is the river of life and purity incarnate. I am pleased with you, Bhagirath. You may take Ganga to the earth with you. Cities will flourish on her banks. Civilizations will grow. Ganga will wash away the sins of mankind and give everyone a fresh lease of life. Come with me, mother. Do you see what I mean? I was safe and secure till man brought me to the earth. Are you not secure now? No, I am not. The earth is fast becoming a living death. My water itself may turn toxic and I will die. You cannot die. Ganga, we need you as much as Bhagirath did. He brought you down for our sake. We shall protect you. Mere wishing will not heal my wounds. You need to do something positive. I know. If only there was somebody to listen to me. I cannot protect you alone by myself. Is it the point of no return? I must leave you now. Do not go, Ganga. Do not leave us. Do not leave us, Ganga. Ganga, we care for you. Who is it?
Who are you? Help me to hold back Ganga. I am knowledge. I am science. I am technology. And I am discovery. Between us, we shall make you clear and sparkling once again. We shall cleanse you And purify you. and give you back your clarity. A fresh lease of life. Is it possible? How will you do it? And how soon? Not overnight. We cannot clean up the garbage of decades in the twinkling of an eye. We shall make an earnest start. Trust us and have faith in us. Tell us what you mean to do. We shall renovate all the existing sewers. And build new ones where needed. We shall build interceptors so that sewage does not flow directly into the river. How wonderful it sounds. Only if you could do it. We will. We shall build new plants to treat the soiled water. We shall build low-cost sanitation networks on the river bank so that the people do not spoil the banks. We shall set up special plants for treating toxic chemicals from factories. Before that, there is an important work. That is, creating awareness among the masses and making the task of cleaning Ganga a mass movement. And also among children. Yes, especially the children. For they are the citizens of tomorrow. Bless you all. Thank God you are here. But we need your help too. Mine? But what can I do? I'm not a scientist. I'm a mere writer. You can help us spread the awareness. And our message. How else do we reach the masses? I feel happy again. Thanks to all of you. We call you to the earth. We shall look after you. You shall be your pure self once again. What a wonderful play! Hope so everybody will now understand the importance of water and try to conserve it and keep it clean. Would you like to go to a jungle? Jungle? I will not go there. I am scared of animals. Scared of animals? Animals are so loving and caring. I think you are not aware of the life of Mowgli. मोगली वो कौन है? तुम्हें मोगली नहीं पता? आओ मैं तुम्हें मोगली की कहानी सुनाती हूँ। मोगली एक इंसान का बच्चा था। वह अपने माता पिता से जंगल में बिछड़ जाता है। उसे जंगल के कुछ भेड़िए मिलकर पालते हैं। एक तेंदुआ और भालू भी उनकी मदद करते हैं। उस जंगल का शेर खान हमेशा मोगली को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता था। जब मोगली बड़ा हो गया तो सभी जानवरों को उसका जंगल में रहना अनुचित लगने लगता है और वह उसे वापस इंसानों के बीच छोड़कर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोगली वहां से जाने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे वह जंगल ही अपना घर लगता है और सभी जानवर अपना परिवार। So, you are invited to come along an extraordinary adventure presented by our CBSEI students showing Mowgli, a boy raised by wolves in the jungle with the help of his friends Baloo, Bagheera and Kaa. Mowgli is learning to survive in the jungle as they teach him the jungle law. आपने जंगल की काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी, पर कोई भी कहानी मोगली की कहानी जैसे नहीं। वो शाम जब एक आवाज़ ने जंगल की शांति तोड़ दी थी, एक अनजानी आवाज़ जो कभी भी जंगल में सुनाई नहीं दी गई। अरे कैसे खेल रहा है, जैसे कि काफ़ी अरसे से जानता है, पर अगर ये यहाँ रह गया तो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसे सिर्फ मोती ही रख सकता है, उसके पास ये महफूज रहेगा।
बगीरा, मुझे बहुत नींद आ रही है, हमने घर वापस जाना चाहिए। मोगली, अब हम वापस नहीं जा सकते। पर क्यों? क्योंकि शेर खान वापस आ गया है और वो तुम्हें मारना चाहता है। मुझे मारना चाहता है? पर क्यों? वो इंसानों से नफरत करता है। वो सोचता है कि जब तुम बड़े होकर एक आदमी बन जाओगे तो तुम भी एक इंसानी शिकारी बन जाओगे। हो, ये तो आसान है। हम शेर खान को समझा देंगे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। बेवकूफ़, शेर खान को कोई नहीं समझा सकता। हाँ, हो सकता है, पर मैं उससे नहीं डरता। मैं उसका... अब बस करो, हम यहाँ रात गुजारेंगे। सुबह जंगल को ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, समझे? क्या हुआ मोगली, इतने उदास क्यों हो? माँ, मुझे लगता है कि मैं कभी एक अच्छा भेड़िया नहीं बन सकता, और मुझे तो भेड़ियों की तरह शिकार भी नहीं करना आता। तुम्हें तो ये पता ही होगा कि तुम हमारे झुंड में बचपन से हो और मैंने तुम्हें अकड़ू और पकड़ू से ज्यादा प्यार दिया है। हाँ माँ, मुझे पता है। मोगली, मुझे ऊपर उठाओ ना। नहीं, बाद में। चलो ना मोगली, साथ खेलते हैं। चलो ना मिलके चूहे पकड़ते हैं। अरे चुप रहो, वो देखो सभा चल रही है। अरे ये सब क्या बातें कर रहे हैं? मोगली, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने मेंबरों ने निर्णय लिया है कि अब इंसान का बच्चा हमारे साथ नहीं रह सकता, उसे अभी जंगल छोड़ना होगा। जंगल छोड़ना होगा? हमें माफ करो मोती, पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर वो इंसान का गम मेरा बच्चा ज्यादा है, हमें मालूम है। जब बगीरा से पहली बार लेकर आया था तो हमने तुमसे कोई बहस नहीं की थी, क्योंकि तब कोई चिंता वाली बात नहीं थी। पर सरपंच, वो जंगल में अकेला नहीं रह सकता। वो जंगल में नहीं रहेगा। जैसा कि सब जानते हैं कि बगीरा इंसानों के बारे में काफी कुछ जानता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मोगली को इंसानों की बस्ती छोड़कर आए। अकेला जंगल का कानून दोहराओ। जंगल का ये कानून है। जंगल का ये कानून है। सही, अटल और सच्चा। सही, अटल और सच्चा। जैसे बेले पेड़ों से लिपटी, जैसे बेले पेड़ों से लिपटी, जंगल कानून में लिपटा, जंगल कानून में लिपटा। हर भेड़िए की ताकत ये झुंड है। हर भेड़िए की ताकत ये झुंड है। इस झुंड की ताकत हर भेड़िया। इस झुंड की ताकत हर भेड़िया। क्या उसका जाना जरूरी था? मेरा बच्चा, क्या हम उसे नहीं बचा सकते थे? उसे नहीं जाने देना चाहिए था। मुझे भी उसकी याद आती है, पर उसका महफूज रहना ज्यादा जरूरी है। मोगली, मोगली। ओ बगीरा, मुझे नहीं जाना इंसानों की बस्ती, मुझे यही इसी जंगल में रहना है। बकवास बंद करो मोगली, मैं जो कह रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो। नहीं, मैं इसी जंगल में रहना चाहता हूँ। चुप हो जाओ मोगली, मुझे वो पिछली पहाड़ी पे मिलना, मेरा इंतजार करना वहाँ पर। अरे यार, तुम्हें तो हर बात पर एक एक्शन चाहिए होता है। हट जा पीछे बिल्ले। मैं इस इंसानी बिल्ले के लिए अपने जंगल के किसी जानवर को नहीं मारना चाहता। शेर खान, मोगली हमारे जंगल का सदस्य है, तुम इसे ऐसे नहीं मार सकते। बड़ी जल्दी भावुक हो जाते हो। इंसान का बच्चा इंसान ही होता है बेवकूफ। मोगली भागो। अरे ये क्या है? एक इंसान का बच्चा इस घने जंगल में ये कैसे पहुंचा? बड़ा स्वादिष्ट होगा। कौन है तुम? मेरा नाम काहा है। जंगल का ये हिस्सा मेरा है। तुम कौन हो ये मैं जानती हूँ। पहले बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बगीरा का इंतजार कर रहा हूँ, वो मुझे इंसानी बस्ती छोड़ने जा रहा है। घबराओ नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंसानी बस्ती बड़ी खतरनाक है, मैं तुम्हें बताती हूँ तब क्या हुआ था।
इंसान के सामने जंगल का जानवर हार गया, वो भाग्यवान से। ओ काके, ओ मेरे पुत्र, ओ मेरे यार, ओ मेरे भरा। कौन है तुम? मैं कौन हाँ? ओ तेन अन्य रिश्ते दस देते, ते तो पूछना कि मैं कौन हाँ? चल बता देता हूँ। यारों का यार तो जिसका है देनदार, मैं हाँ बलू। अच्छा बोल लेते हो। चलो मुझे जाना है। जाना है? तो कित्थे जाना है? मैं तेरी ओ जान बचाई है। हाँ जी हाँ। तू मैनू ये दस कि तू चढ़ सकता है? हाँ। छोटा सा काम है पुत्र। ओ ऊपर देख, जो छोटी छोटी चिड़िया घूम रही है ना, और ना देखो उसने चाहे मेरा खाना। यूं कहते ने पुत्र शहद। इतने दिन कोई मिला नहीं किया। वो चिड़िया नहीं, मधुमक्खियाँ है और वो काटती है। ओ ना ना, ये वाली नहीं काटती। चलो कोशिश करते हैं। ओ शाबाश पुत्र, चढ़ जा चढ़ जा। मैं तो खुद ही कर लेता, मुझे ऊंचाई से चक्कर आते हैं। ये लो, ये फिर से ड्रामा शुरू हो गया। तू अपने काम में मतलब रख। शाबाश, तोड़ दे पुत्र। तुम आज फिर भूखे रहोगे। अबे चुप रह चिरकुट, अपनी बड़बड़ बंद कर, मैनू अपना काम करने दे। ये लो, ये फिर किसी को ले आया। चुप ओए। ये बंदा नीचे गिरेगा, आज बेलू फिर भूखा सोएगा। मैनू लगदा तेनू अपनी जिंदगी नाल प्यार नहीं, मरेगा आज तू। वधिया काके, वेरी गुड। और एक बंदा छत्ते के अंदर। दर फटे मुंह। वैसे कोई इसकी जान में पता नहीं है, पर आज फंस गया। ओ चुप करो, ऊपर सब ठीक चल रहे हैं ना? चक दे फटे। मोगली, मोगली तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा सा चिड़िया ने काट लिया। काका मजाक चंगा कर लेंदा है। अरे मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, चलो अपनी राह चलते हैं। मैं बलू के पास ही रहूंगा। ये फैसला मैं करूँगा कि तुम कहाँ रहोगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो तेनू दिक्कत की है जे इत्थे रह जाता? उसके पीछे शेर खान पड़ा है। शेर खान ने जंगल की दूसरी तरफ आतंक मचा रखा है और उसने मोगली के पिता मोती को भी मार दिया है। मोती नू मार देता? हाँ, और जब तक वो मोगली को नहीं मार देता वो आराम से नहीं बैठेगा। अबे बंदर, ये लेगा क्या? ये जानवर नहीं, इंसान है। चल जाओ यहाँ से। अरे क्या खाएगा? ये तो भालू की तरह शहद खाता है। शहद। चले जाओ, तंग मत करो। ये शहद खा के उस मोटे जैसा मोटा हो जाएगा। मारूंगा मैं तुम्हें। बगीरा बल्लू, वो बंदर मोगली को बहका कर ले गए। बच्चा। हाँ मैं ही हूँ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? जुबान भी उन्हीं का माफिक चलता। ये ले के लखा। नहीं, मुझे नहीं खाना। तुम इनके पीछे नक्का है क्यों भागा? इन्होंने मेरे दोस्त बलू के बारे में बोला मोटा। ये सारे बेवकूफ लोग हैं। तो मैं जा सकता हूँ? ये बेवकूफा तो हैं, पर सिर्फ अपन का कहा मानते हैं। मेरे कहने पर ही तेरे को ये यहाँ पर लेकर आए। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? बहुत कुछ। मुझे तुम इंसानों की वो धूमकेतु चाहिए। धूमकेतु? जो रात को दिन कर देती है, जो विनाश करती है, जो सब कुछ बना देती है। अरे बड़े भाई, मैं जंगल में ही रहा हूँ, इसलिए मैं वो नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुम शेर खान के नहीं मेरे हाथों मरेगा। और लड़ना काके सुई हुई। हाँ ओही ओही। ओए तो नादान बच्चा है, जंगल च पलिया बड़ा है। इनू बगीरा इंसानी बस्ती छड्डन जा रहा है। ये उत्थे रह के सीख ले, फिर तेरे कोल तेरी वो धूमकेतु ले आएगा। मेरे भरा उई लुई। हाँ ओही ओही, फिर तेरे को ही सिखा देगा। तूने जो बनाना है, गिराना है या फिर फूकना है, फूक लेना मेरे यार रुई लुई। बलू, अब उससे गुस्सा आ रहा है, भागो। ये बच के नहीं जाना चाहिए।
इस इंसानी बिल्ली को मैं जंगल में रखने के हक में नहीं हूँ। देखो, पहले तुमने शेर खान को जलाया, फिर मोती मारा गया और अब मेरे इतने बंदर। मोती मारा गया? बगीरा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें बताने ही वाला था मोगली। बस बगीरा, अब शेर खान को मैं मारूंगा धूमकेतु से। एक ही कर दिता तू टुई लुई। ओ हाँ, ओही ओही। चलो बगीरा। इंसान जंगल में आ गया है और धूमकेतु भी लाया है। भागो सारे दरिया की तरफ। मामा देखो, वो तो मोगली है। शेर खान, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम बेवकूफ जानवर, मुझे समझ नहीं रहे थे। क्या कहा था मैंने? आदमी का बच्चा आखिर आदमी ही रहता है। मैंने कहा था ना कि ये इस जंगल को एक दिन खत्म कर देगा। शेर खान, तुमने मेरे पिता को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे एक बाप को नहीं, दोनों को मारा है। शायद तुम मोती को भूल गए। अपने पिता मोती की बात करो शेर खान। मेरे पीछे आ जा मोगली। अब ये कुत्ते बचाएंगे तुम्हें मुझसे। अफसोस रहेगा अगर मैं तुम्हें नहीं मार सका तो। मेरे सामने खुद को कितनी देर तक जिंदा रख पाओगे? इंसानी बाप से ज्यादा या मोती से ज्यादा? देखो माँ, मोगली ने हाथियों की मदद से धूमकेतु को खत्म कर दिया और धूमकेतु की मदद से शेर खान को। उस रात मैंने एक ऐसे मोगली को देखा जिसने अपने इंसानी बाप का नहीं बल्कि अपने भेड़िए बाप मोती का बदला लिया। इंसान खराब नहीं होता, परवरिश पर निर्भर करता है। Little angels. So, through this play, the children have taught us that love is the most powerful force in the universe. It can transcend species.
Now, I request our chief guest, Shri Virendra Kumar Sharma sir, to please come on the stage and say a few words. Respected Shri R.K. Singhal ji, Secretary of Single Educational Society, Mansa, Shrimati Geeta Mittal ji, Principal of Single Star Schools, ladies and gentlemen, teachers, parents, and my little friends. Good evening to all of you. It gives me immense pleasure and honor to be here on this Starfest evening. As the name denotes, Starfest means the Festival of Stars. The name of the school also says like that, Single Stars. These small kids who are just performing here, these are part of the galaxy of stars, which is the future of India. And this school is nurturing that galaxy of stars. It's always a pleasure and gives a good feeling to be among the young ones, because it gives you energy, it gives you vibration, and it tells you what life is. School is in the real sense the spiritual temple, the educational temple, which sculpts the future of India. This particular school is one of those schools which is going on different lines than the earlier schools in this area. First of all, I wanted to address to the young ones, but most of them are backstage. Only parents are here in front of me. But I hope some of them will be listening to me in the green rooms or wherever they are. I would only like to say that whatever hard work they have put, it is really, really commendable. Just put up a big round of applause for them. सभी के लिए तालियां प्लीज जरूर बजा दीजिए, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. Because my own kids are studying in the school, so day to day I have been witness to this thing, that what kind of hard work has gone into all this. The kids were coming sometimes early in the morning, sometimes late in the evenings, sometimes up to night also for the last 3-4 days, especially 1 week. It is only because of their hard work that such a wonderful performance, or rather performances, have come on the stage. My dear friends, if you can hear me, I would just like to say that you come to the schools not only for the academic curriculum, but also for the extracurricular activities. Rather, I would say, in addition to your educational syllabus, whatever you are having, it is only the extracurricular activities and the games which shapes up your personality. As it is very rightly said, that whatever the big question may be, the silence is the best answer. And if we go only by education, if we go only by words, this may not hold true. But this also tells us that there is something else from the education also which adds grace to your personality. It is only because of good schools, good environment, that grace comes to your personality. It is known not only by the ratification or going through the books that you will learn these things. It's only through these activities that you know how to work in a team, how to work hard, and the basic fundamental principles or the things which are required in your personality to make a successful person. These are the things that perseverance, hard work, to work in a team and to have good communication skills. These all skills have been given by this function, and I congratulate the faculty and the management of the school for putting up such a good function. Now, some things I would like to share with the parents also, because I am one of the parents whose kids are studying here in this school. As parents, as a potter shapes up the different pots, same way the kids are like
wet clay in our hands which we can shape. Some of the functions of shaping up are done in the school, but 50% of it is done at our homes. It's only we as parents can tell them how to be humble, how to be humane, how to have good human qualities, and how to work in a team. Very, very small things which we do at home, these can make them good human beings, which can make them successful in their life. And I would like to underline this thing, that this particular school has done very good job in giving all those qualities, because many a times, whenever I get time, though it may be less, that many a times, especially in the CBSEI, there is one special week devoted to one particular quality. Sometimes it is about the manners, sometimes it is of how the kids interact with the society in general, sometimes it is about their manners, sometimes it is about their cleanliness. So it depends upon us. Many a times I have discussed it with the principal of the school also, with the Singhal Sahab also, that ultimately it is our honesty, that how honestly we evaluate our kids, because these small things ultimately, even if the kids are not complying it 100% nowadays, but somewhere small imprint is there on their mind, because they are like, as I said earlier, like wet clay. Whatever we shape them, they will behave like that only in their coming years or when they are in the prime of their youth. But end of the day, it is not the parents who can dictate how the kids would behave. We can only facilitate. The great thinker Khalil Gibran, when he says about the progeny, about the kids, he says that the kids come through us, but not from us. It is the third force, the nature, the God, whatever you may say, which is deciding the destiny of the children. But that doesn't absolve us from the responsibility. He says in very, very good words that kids are like the arrows, we are like the bows. But in which direction, which velocity, where in the infinity these arrows would go, it depends upon that he or the third force or the nature or gods who is pulling up the string. But our responsibility as the bow is to be stable and let the God stretch us to whatever extent he wants us to be. So this stretching means whatever natural resources, whatever money resources, whatever time resources we have to devote it to our children, but at the same time, we cannot dictate and we should not try to dictate their souls, because their bodies may be living in our homes, but their souls lie somewhere else, because they belong to the future. In the words of Khalil Gibran only, we cannot venture into their thoughts. So with these words, I request to the parents that they should facilitate their children, they should give them maximum time, because that's the best possible thing which we can give to our children. We should give them best of the possible etiquettes. Now the third part, about the school management and the best of the works put up by this management educational society in this area. I would like to remember Professor K.L. Singhal. Without remembering him, my few words would be incomplete. It was only his vision. He is known as a very good educationist in the Bathinda area. Many of you must be knowing that he was the authority, a living institution in the field of physics. Many of the professionals, whether in the engineering field or in the medical field, it is product of Professor K.L. Singhal, father of Shri R.K. Singhal. It was his dream, as told by Mr. Singhal, to have a good educational school here, and his sons, especially Mr. R.K. Singhal, is going in a very good direction and putting a lot of time and effort to bring this educational institute to the best of the standards, both at national, I would say not only at national but international level, in terms of learning methodology and whatever new IT and audiovisual techniques are. It was only his vision that he thought about setting up of educational institution in this area that many years back. Not only a good school, but now I would congratulate Mr. Singhal that his sister
Dr. Henu Singhal, she has come up with a very good hospital here, and they have a very good, not only the education and medical field also, but in the spiritual field also. Many of you might not be knowing, but on the HS road near the forest department office, they have already started the construction of Sai Baba temple also. So I wish them all the best in this field. Knowing him for the last 4 years, Mr. Singhal is fully devoted to the cause of education and for the children. Every day he commutes from Bathinda, because seeing his commitment, sometimes I see it is very, very difficult. If somebody has to do a private venture or business, he could have done it in some very big city. Even if not in some metropolitan city, it would have been very much easier for him to do it in Bathinda. But it is good luck of Mansa and ours good luck that he has decided to set up this educational institution here as per the vision of his father. So we should also have a big round of applause for this educational society. इन्हां ਲਈ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. Again, coming back to the basic core of the thing, that whatever kids have performed here, not only they have learned the best of the educational practices apart from their educational curriculum. I was also discussing with Mr. Singhal the other children who were not directly participating or who were not directly participating in that event. They were also indirectly learning all these things. This is a great thing. I, from my own experience, can share with you that first 8-9 classes I was studying in a village school. So I never got the chance to have an exposure to all these types of things. I could get this kind of exposure only after going to the college. Today's performances were wonderful, especially the work done by the theatre department is excellent, because normally it is easy to choreograph the dances. It's easy to do those things, but to have such a wonderful theatrical performances from such small kids, it's very, very difficult. So we should also put a big round of applause for that faculty who has prepared it. ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਜੀ. I have seen, apart from these extracurricular activities, this is one of the schools. My kids were earlier studying in Bathinda and some other cities also. Nowadays, in the rat race of getting all those good marks and getting selected in the different, what I would say, competitive examinations, we are focusing only upon books, books, books. But going on a different line, this school has introduced not only yoga, but some other games also. There are some weekend classes also. This is again adding to the persona of our kids. So for this also I congratulate the Educational Society, Single Educational Society. End of the day, I would like to say today was a wonderful experience coming here. I feel myself lucky and honored to be in the galaxy of stars, to be sharing this wonderful evening here. I again congratulate the school management and small tiny tots who have worked overzealously to make this program such a wonderful success. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your inspiring words. Now, I request Mr. R.K. Singhal sir to please come on the stage to share his thoughts. Our Honorable Chief Guest, Shri Varinder Kumar Sharma IAS, Deputy Commissioner Mansa, other esteemed guests, dear parents and grandparents, good evening to all of you. I hope you have enjoyed the performances of the children thus far. On behalf of the management and staff of the school, I thank Shri Varinder Kumar Sharma IAS, the Deputy Commissioner of our district, for having taken out time from his extremely busy schedule to attend and stay through the function. Shri Varinder Kumar Sharma has served as SDM and Additional Deputy Commissioner Mansa. He knows Mansa district as the back of his hand. Most of you must have also seen him very lovingly presenting
awards, mementos, and trophies to your children during the Recognition Day celebrations in March 2013. You had earlier heard the anchors say that Sir topped the civil services examination in the year 2008, securing All India rank of 4th. Dear parents and grandparents, we all feel happy when our child tops the class. We are extremely happy when he tops the school. And we are all elated if our child, son or daughter, tops the district. But the pleasure of, the happiness of seeing one's own son top the civil services examination, which is the mother of all examinations in India, and score the 4th position is reserved by God for a chosen few. Amongst them is father of Shri Varinder Kumar Sharma, Mr. Shri Jeet Ram Sharma, who is also present here to enjoy the function and the performances of his granddaughters. Sir, I also thank you for the extremely encouraging words that you just spoke. Sir, we are honored and proud to have you and your family, including ma'am and her father, in today's function. Dear parents, I appreciate the hard work put in by your children in preparing for today's function. I am also aware that each one of you has contributed significantly to the success of today's function by adjusting your personal timetables and sending your children to school daily, whatever the time the school had chosen for it. When children participate in such programs, a tremendous improvement in their personality takes place. They gain social skills, become more confident, and are also able to identify their own talents. Whether your child's role is big or small, whether it is at the center of the stage or at the side of the stage, what your child learns during the presentation and preparation of the annual function cannot be gained elsewhere. Your child's school makes every effort to ensure that every child gets an opportunity to participate in this function. But some parents do not allow their children to participate in it. I only hope that they are doing this for very strong and valid reasons. Like all annual functions of this school, today is a very special day for me. I have some very close family members and well-wishers present here. I feel especially honored and privileged to acknowledge once again the presence of my mother, Mrs. Savitri Singhal, who has again blessed this school with her benign presence today. I would like to mention the heavenly blessings of my father, late Professor K.L. Singhal, that I feel every time I enter the premises of this school or on such special occasions when I get up to speak to you. This school, as Sir rightly said, is the brainchild of my father, Professor K.L. Singhal. The thoughts and principles of Professor K.L. Singhal continue to guide in a very fundamental manner the way in which this school is run. Any organization, be it a school, a hospital, or a temple, each of them runs with the cooperation of all the stakeholders, be it employees, facility providers, vendors, users, management, and different arms of the government. Since its inception, this school has been lucky to get the cooperation of all the stakeholders, including most of the parents. In future too, we hope that the parent community will continue to cooperate so that this school reaches more glorious heights. Thank you. Thank you so much, sir.